Hello dear students, today I am going to continue chapter 10 of Organization of Commerce and Management, Standard 11 Commerce, session number 8 of International Trade. In last different sessions I completed incentives for export trade. If you want to export different type of things from the country, right, state and central government will help you. You have to register yourself as the export oriented, or we already discussed that how you can use the particular type of the or different type of the facilities which are given by the government. उसकी जो डिटेल स्टडीज थी उसको भी हमने देख लिया है कैसे आपको ये सब कुछ करना है. रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो प्रोसीजर आएगी तब उसके टाइम पर हम बताएंगे आपको, क्योंकि वो एक्सपोर्ट प्रोसीजर में आएगा. लेकिन इफ़ यू आर a particular citizen of country and your unit is there in our country, government will help you for the export trade. और उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज चाहिए तो they will provide this type of the facilities at any time. So after the completion of that incentive, let's move to the other point. But keep in mind we already completed the 7th type of the incentives. तो उसका यूज़ करके किसी ना किसी तरह फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने की ज़रूरत है, बिकॉज वी हैव टू इम्पोर्ट समथिंग टू, राइट. उसका भी रीज़न हमने देखा था इसीलिए. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर दिस वन, दैट इज़ द इम्पोर्ट प्रोसीजर. यानी अगर आपको गुड्स बाहर की कंट्री से मंगवाना हो तो उसकी प्रोसीजर क्या है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा. इट इज़ एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट. यहाँ पर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना ही है, लेकिन इसको फॉलो करेंगे तो यू विल गेट द बेटर आइडिया कि हाउ यू हैव और हाउ यू विल इम्पोर्ट द गुड्स. यानी कि अगर आपको गुड्स इंपोर्ट करने तो इसको फॉलो कर सकते हो इन फ्यूचर एज अ बिजनेसमैन. लेट्स स्टार्ट इम्पोर्ट प्रोसीजर. वंस अगेन, if you are an industrialist, you want to import the goods from the outside of the country, this is the procedure. टोटल उसके जो 8-9 पॉइंट है उसको वन बाय वन हम देखेंगे. इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स ट्रेड ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी ट्रेड होता है, जो एक्सचेंज होती है गुड्स एंड सर्विसेज की इंटरनेशनल लेवल पर, उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं. शॉर्ट में ट्रेड ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. व्हेन गुड्स आर सेंट टू फॉरेन कंट्रीज फ्रॉम इंडिया, इट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट for India, and when goods are bought from a foreign country, it is called import for India. तो ये छोटे स्टैंडर्ड्स में भी आप सीख चुके हो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है, राइट. जनरली हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोलते हैं तो उसको हम यहाँ भी फॉलो करेंगे. तो व्हेन एवर गुड्स आर सेंट और सोल्ड आउट द फॉरेन कंट्रीज, इट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट. हमारी कंट्री से, इंडिया से जब आप गुड्स सेंड करते हैं बाहर की फॉरेन कंट्रीज में तो एक्सपोर्ट बोला जाता है. और सिंपल, गुड्स आर बॉट, राइट. हम वहाँ से गुड्स परचेज करते हैं फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, इट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट. सो द प्रोसेस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड इज़ डिफरेंट. दोनों का प्रोसेस सेम नहीं है, राइट. एक्सपोर्ट का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, इम्पोर्ट का प्रोसेस थोड़ा कम है, तो दोनों का प्रोसेस डिफरेंट है. एंड द इम्पोर्ट प्रोसीजर इज़ डिफरेंट कंट्रीज इज़ ऑल्सो डिफरेंट. तो अलग अलग कंट्रीज़ में इम्पोर्ट प्रोसीजर अलग अलग होती है. हमारी कंट्री में जो है वो यहाँ पर दी गई है. द प्रोसीजर टू इम्पोर्ट गुड्स इन इंडिया इज एज फॉलोज. तो अगर हमको हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को आउटसाइड ऑफ द कंट्री से, इंटरनेशनल लेवल से कुछ भी बॉट करना है फॉरेन कंट्री से, तो उनको यही पर्टिकुलर जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ऑब्टेनिंग इम्पोर्ट लाइसेंस. इफ यू वांट टू स्टार्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ द बिजनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ एज कंपनी. आपको मालूम है प्रोसीजर हम देख चुके हैं. प्रोसीजर टू गेट द सर्टिफिकेट, राइट. इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट लेना है. तो ये सब कुछ हमने 5, 6, 7 चैप्टर्स 5, 6 में देखा है. उसके बाद 7 में भी, 8 में भी सब अलग अलग टाइप के फॉर्म्स देखे थे. उसके बाद हमने प्राइवेट पब्लिक सेक्टर भी देखा और सोर्सेज ऑफ फंड भी देखे. तो इन सब के हिसाब से आपको मालूम है कि अगर आपको आउटसाइड ऑफ द कंट्री MNCs बन के गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, राइट, तो कैसे काम करोगे. तो पहले तो आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा एक इम्पोर्ट लाइसेंस. कैसे? इन द इम्पोर्टर, इफ़ द इम्पोर्टर वांट्स to import the goods listed in the list of required items and services published by the government, he has to obtain an OGL, Open General License, which is easier. ये याद रखो. अब जो छोटे छोटे फॉर्म है वो याद रखने हैं, 12th में भी आपको काम लगेंगे. यानी डायरेक्टली आप कोई भी गुड्स इंपोर्ट नहीं कर सकते, राइट. इट गुड और दैट गुड्स मस्ट बी लिस्टेड इन द लिस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड आइटम्स. जो भी जरूरी चीज़ें हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, राइट, विच इज़ द एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, तो विच इज़ रिक्वायर्ड आइटम्स एंड सर्विसेज पब्लिश बाय द गवर्नमेंट. तो पहले उसको लेना पड़ेगा. ही हैज़ टू ऑब्टेन, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर इम्पोर्टर दैट हैज़ टू ऑब्टेन OGL, ओपन जनरल लाइसेंस,
ओपन जनरल लाइसेंस यानी आप वो लाइसेंस लेके गवर्नमेंट के हिसाब से कोई भी चीज़ जो उनके लिस्ट में वो जनरली सेंड कर सकते हो, वो इजी है। बट इफ़ द इम्पोर्टर वांट्स टू इम्पोर्ट द गुड्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट, ही हैज़ टू अप्लाई टू कंट्रोलर ऑफ इम्पोर्ट ट्रेड। हमने देखा था कंट्रोलर ऑडिटर जनरल CAG देखा था, जो हिसाब हमारा चेक करते हैं, वैसे ही इसके भी कंट्रोलर है, दैट इज़ द रिलेटेड टू द इम्पोर्ट ट्रेड। तो अगर ये OGL आता है तो जो भी गवर्नमेंट के लिस्ट के उसी हिसाब से आप सेंड कर सकते हो, उसके लिए स्पेशल लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसको कुछ इंपोर्ट करना है जो लिस्ट में नहीं है, दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट, दैट इज़ एक्सक्लूडेड इन द लिस्ट, लिस्ट में नहीं है, तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा कंट्रोलर ऑफ इम्पोर्ट ट्रेड को। वो भी गवर्नमेंट का एक अधिकारी होता है, उसको ये करना पड़ता है। तो इन दिस एप्लीकेशन, नेम ऑफ द इम्पोर्टर, कहाँ से आप इंपोर्ट करना चाहते हो उसका नाम, उसका एड्रेस, डिटेल्स ऑफ द गुड्स, कौन से गुड्स आप मंगवाना चाहते हो, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द इम्पोर्टर, वो इम्पोर्टर की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, अच्छी है, राइट, मॉडरेट है, एवरेज है, ज़्यादा है, नेम ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्री एटसेट्रा मेंशन, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कई कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन नहीं होते, लेकिन उस कंट्री के इंपोर्टर हमें अप्रोच करके गुड्स हमें भेजना चाहते हैं, राइट। 2 वे जो होना चाहिए ट्रेड वो नहीं होता है, 1 वे ट्रेड होता है कई बार। तो ऐसे कंट्रीज़ के हिसाब से हमें मीन्स हमारी कंट्री ये इंपोर्ट लाइसेंस देती है। तो अगर आपको गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी गवर्नमेंट ने हमारे लिए लिस्ट बना है इंपोर्टर के लिए, उसके हिसाब से आपको इंपोर्ट करना है तो डायरेक्टली आप OGL लेके कर सकते हो। लेकिन अगर आपको आपके गुड्स बेचने, फॉर एग्जांपल मैं पापड़ बनाता हूँ और मुझे आउटसाइड ऑफ द कंट्री, वो तो एक छोटा सा स्मॉलेस्ट बोले जाए तो ऐसा एक गृह उद्योग टाइप है, आपको मालूम है, इसको मुझे इंपोर्ट करना है, राइट, आउटसाइड ऑफ द कंट्री से, ये तो हम यहीं बनाते तो फिर इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको छोड़ दो। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जो शायद वो लिस्ट में नहीं है, राइट, फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप ऑफ द शूज़, तो अगर वो एक्सपोर्ट में देखेंगे हम, वो जो मैंने पापड़ वाला बोला ना, ये देख लो कि हमें कुछ शूज़ इंपोर्ट करने, वो लिस्ट में नहीं है, तो वो इंपोर्ट करने के लिए वो नेसेसरी चीज़ वैसे देखा जाए तो अभी के जनरेशन में लगती है, तो उसको इंपोर्ट करने के लिए हमें एक स्पेशल कंट्रोलर से उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी उसके लिए हमें एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, राइट। सो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इंपोर्ट करने से पहले याद रखनी है, और ये कंट्रोलर जो भी आपको पर्टिकुलर फॉर्म देगा, एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें ये सब चीज़ें जो मैंने बताई वो लिखनी है, यू हैव टू मेंशन ऑल दिस थिंग्स इन दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद इफ द ऑफिसर इज सेटिस्फाइड विद द डिटेल्स, ये कंट्रोलर का जो भी ऑफिसर है वो सेटिस्फाइड है आपकी डिटेल्स के साथ, एप्लीकेशन में जो भी दी है, देन ओनली ही इश्यूज द इंपोर्ट लाइसेंस, दैट मीन इट इज डिपेंड अपॉन हिम, यस ही कैन एबल टू गिव और नॉट टू गिव दिस टाइप ऑफ द लाइसेंसेस, अगर उसको लगेगा तभी वो देगा। इफ द कोटा मेथड इज प्रिवेलिंग, द इम्पोर्टर इज गिवन अ कोटा सर्टिफिकेट डिस्क्राइबिंग द फिक्स कोटा, यानी कि आपको 100 पर्टिकुलर यूनिट से ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो कोटा सिस्टम है, वो उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। और कई बार कोटा सिस्टम में कई चीज़ ऐसी होती है कि लिमिटेड होती है, उससे कम भी नहीं मिलती है, तो कोटा सिस्टम को भी हमें फॉलो करना है। तो कीप इन माइंड दैट वन, अगर कोटा सिस्टम जा रहा है और उसके हिसाब से चलता है वो मेथड है, तो इम्पोर्टर जो भी देगा है वो सर्टिफिकेट हमें देगा, वो उसमें फिक्स्ड एक कोटा लिखा है कि इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। योर डिमांड इज़ 1000 यूनिट, राइट, बट एज पर दी कोटा यू विल गेट ओनली 750 अथवा कदाच તમને 500 જ મળે कोटा प्रमाण, तो फिक्स 6। सो दैट इज़ ऑब्टेनिंग इम्पोर्ट लाइसेंस। तो यहाँ हमें इम्पोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा। दूसरा, ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज, इसके बिना तो काम नहीं करेगा कोई। When goods are to be imported from a foreign country, the payment has to be made in foreign currency or exchange. As per our information and as you know that one, we have to pay in American dollars क्योंकि वो इंटरनेशनल करेंसी है, एवरीवेयर इट इज़ एक्सेप्टेड। अब तो यूरोज भी है, राइट, जापान के, चाइना के, फिर कोई और कंट्री है तो उनके सब की है, उसमें भी वो एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो ट्रेड यूनियन के हम सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, उसके हिसाब से हमें अमेरिकन डॉलर्स में उसको पे करना पड़ता है। तो सिंपल, गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, पेमेंट हैज़ टू बी मेड इन फॉरेन करेंसी और एक्सचेंज। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज़ कंट्रोल ओवर फॉरेन एक्सचेंज। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो हर कोई छोटा बड़ा जो भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करके शायद कुछ भी कर सकता है, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करेगा तो मे बी वो लॉस में भी आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो RBI उसके ऊपर वॉच रखती है, कंट्रोल रखती है। फर्स्ट एन एप्लीकेशन इज टू बी सेंड टू द बैंक परमिटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड बिफोर अप्लाइंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
सो एप्लीकेशन आपने डाल दी कि आपने इंपोर्ट सर्टिफिकेट लेना है, इंपोर्ट लाइसेंस लेना है, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाल दी। लेकिन अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज भी चाहिए तो पहला तो आपने अपनी बैंक को परमिशन लेनी पड़ेगी, बैंक से परमिशन लेनी पड़ेगी, अपनी जो भी बैंक है, से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, परमिटेड बाय द गवर्नमेंट एंड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो उसके बाद वो आपको अप्लाई करने का, उसके बाद आप रिजर्व बैंक को अप्लाई कर सकते हो। तो बिफोर अप्लाइंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यू हैव टू अप्लाई टू योर बैंक, जो परमिशन दी है वो बैंक से। एंड द बैंक मेक्स एन एंडोर्समेंट ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द इम्पोर्टर ऑन द बेसिस ऑफ द इम्पोर्ट लाइसेंस। तो एंडोर्स करेगा, राइट, यानी उसको किसी और को देगा जिसका नाम आपने बोला है उसको। तो एंडोर्समेंट इस तेरे अकाउंट में आएगा, एंडोर्समेंट क्या है, एक का पैसा दूसरे को डायरेक्ट पेमेंट करने का। सो द बैंक मेक्स एन एंडोर्समेंट ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द इम्पोर्टर, क्योंकि इम्पोर्टर के अगेंस्ट हमें, इम्पोर्टर को हमें पैसे देने, तो एंडोर्समेंट उसके नाम के सामने होगा, राइट। सो इम्पोर्टर ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस, जो ये लाइसेंस मिला है उसका नाम है, उसके लिए हमने ये पर्टिकुलर फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। देन द RBI सैंक्शंस द फॉरेन एक्सचेंज। तो ये सब एंडोर्समेंट होगा, ये सब इन्फॉर्मेशन बैंक के पास आएगी, उसके बाद ही RBI उसको सैंक्शन करेगा। And in the application form, how much foreign currency is required and on of which country is to be shown in US dollar। तो ये तो कॉमन है, तो आपको कितनी फॉरेन करेंसी चाहिए वो आपको बताना है। एंड ऑल्सो कौन सी कंट्री में आपको उसको भेजना है वो US डॉलर्स में हमें आपको बताना पड़ेगा, ऐसा बैंक बोलती है और ऐसा RBI भी बोलती है। सो वो तो सिंपल थिंग है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है US डॉलर्स है। और वो भी याद रखना अमेरिकन डॉलर है, और डॉलर कई टाइप के हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कनाडा डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर है, जिम्बाब्वेंडी डॉलर चलाती है। तो कई अलग अलग गवर्नमेंट में सबके डॉलर है, लेकिन हमें पे करना है गवर्नमेंट के हिसाब के और रूल के हिसाब से अमेरिकन डॉलर में। तो ये बात हुई फॉरेन एक्सचेंज जो भी है उसको लेने की। हमारे पास तो इतना फॉरेन एक्सचेंज होता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप रख भी नहीं सकते, राइट। उसका भी एक एक्ट है, इकोनॉमिक्स में हम देख चुके हैं, राइट, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, उसका भी हमने उल्लेख किया था, MRTP है। सो उसको कई तरह से हमें फॉलो करना पड़ता है। सो सिंपल इंपोर्ट प्रोसीजर में आज तो इतना ही रखते हैं, सिर्फ 2 पॉइंट चला दें, क्योंकि वो लंबा प्रोसीजर बहुत डिटेल है इसमें। नेक्स्ट सेशन में उसको देखेंगे।